रोग निदान पेपर 2 का सिलेबस पेपर 1 से बहुत ज्यादा वास्ट है, इसलिए अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे नहीं पढ़ा गया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं और अगर एग्जाम में वही आए तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि हमें क्या लिखना है। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शिंदे, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। आपको पेपर का फॉर्मेट और बाकी सब चीजें तो पता ही है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। याद रहे कि ये टॉपिक्स एनसीआईएसएम के सिलेबस की ब्लूप्रिंट को फॉलो करके बनाए गए, लेकिन जिन पेपर्स का हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है वो एमयूएचएस के अकॉर्डिंग है। तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रॉपर एनसीआईएसएम के ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब आपको तो ये पता ही है कि एनसीआईएसएम सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कौन से टॉपिक से एलएक्यू आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर बस उन टॉपिक्स को ही देखें तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जिसमें से एलएक्यू आने के चांसेस है और उनमें क्या पढ़ना क्या नहीं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस के बेसिस पे बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं और उसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। हो सकता है एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग वो टॉपिक किसी भी नंबर पे हो, लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा और अगर कर दिया है और रिवीजन करना चाहते, अगर आप मेरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा और धीरे धीरे आपके सारे पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। सबसे पहले है पांडु रोग यानी एनीमिया। इसमें आपको मेनली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पांडु रोग के हेतु, उनके टाइप्स, लक्षण और संप्राप्ति बताओ और उसके साथ पांडु रोग में रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक्सप्लेन करो, या फिर पांडु व्याधि का निदान पंचक लिखो और टाइप्स ऑफ एनीमिया पूछ सकते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग, और एनीमिया के लिए कौन से लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कामला। पांडु और कामला के मोस्ट ऑफ द निदान पंचक सिमिलर होते हैं, इसीलिए दोनों डिसीजेस साथ में पढ़ने से इजी हो जाता है। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामला व्याधि के हेतु, प्रकार और संप्राप्ति बताकर एक्सप्लेन क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस डन इन इट, या फिर बहुपित्त कामला के निदान पंचक लिखकर राइट इन डिटेल अबाउट इन्फेक्टिव जॉइंट डिस्क, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या हो सकता है एकदम ही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे एक्सप्लेन कामला व्याधि इन डिटेल, तो फिर आपको जो आता है वो लिखना है, लेकिन जिस क्वेश्चंस में स्पेसिफिक पूछा जाए उसमें वही लिखना है जो पूछा गया है ताकि ज्यादा मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रहणी रोग। ग्रहणी रोग में भी आपको निदान पंचक बहुत अच्छे से कर लेना है और इसके साथ साथ संग्रह ग्रहणी के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कभी कभी डिफरेंशिएट बिटवीन अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी और इनकी क्या संप्राप्ति है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अच्छे से लर्न करके जाना है। नेक्स्ट रोग है प्रमेय। प्रमेय रोग में आपको 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय, जो है कफज 10, पित्त 6 और वातज 4, उनके नेम्स पूछते हैं और कोई भी एक दोष के प्रमेय के टाइप्स को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। बाकी इसके अलावा सभी डिसीज के तरह इसमें भी आपको निदान पंचक अच्छे से लर्न कर लेना है और उसके साथ साथ उनके एग्जामिनेशंस और लैब इन्वेस्टिगेशंस भी देख लेने। नेक्स्ट डिसीज है कुष्ठ। इसमें भी निदान पंचक अच्छे से कर लेना है और इसमें कुष्ठ की 2 मेजर टाइप्स होते हैं, महाकुष्ठ एंड शूद्र कुष्ठ, जिसके अंदर 7 और 11 टाइप्स ऑफ कुष्ठ आते हैं। उनके नेम्स और उनके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने को पूछा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा एक बार उनके बारे में पढ़ लेना, लेकिन नेम्स याद रखना तो मस्ट है। नेक्स्ट डिसीज है रक्तपित्त। रक्तपित्त, इसमें भी आपको निदान पंचक अच्छे से करके जाना है और रक्तपित्त में ये याद रखना होता है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, तिर्यक रक्तपित्त में ब्लड कौन सी डायरेक्शन में बॉडी से निकलता है और कौन सा रक्तपित्त साध्य या असाध्य होता है, और इसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है। और मॉडर्न में भी इस टॉपिक पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिसीज है श्वास एंड कास्ट। श्वास और कास्ट व्याधि में से कोई भी एक डिसीज के निदान पंचक पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ उनके टाइप्स जैसे तमक श्वास, चिन्ह श्वास, ऐसे 5 टाइप्स ऑफ श्वास होते हैं, इनके नेम्स और उनके लक्षण भी पूछा जाता है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, वात व्याधि। इस टॉपिक में आपको वात व्याधि के सामान्य पूर्व रूप, हेतु, लक्षण पूछे जाते हैं और पक्षाघात या पक्षावध, इन दोनों में से किसी एक डिसीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने को कहा जाता है अलॉन्ग विथ इट्स मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद आता है ज्वर। इसमें भी सेम निदान पंचक ऑफ ज्वर व्याधि, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वर पूछा जाता है, जैसे अगर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करोगे तो आग्नेय ज्वर, सौम्य ज्वर। फिर आता है 5 टाइप वाला क्लासिफिकेशन, 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना होता है और फिर रोगी परीक्षा इन ज्वर ये पूछा जाता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है राइट इन डिटेल अबाउट हेतु, संप्राप्ति एंड लक्षण एंड टाइप्स ऑफ विषम ज्वर, तो इसमें आपको जो 5 टाइप ऑफ विषम ज्वर है उसके लक्षण को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब ये तो हो गए ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस आना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर पेपर थोड़ा टफ आए तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर से एलक्यू आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं अब उन्हें टॉपिक वाइज नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चंस बताऊंगा, आप सीधा वो क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रिपेयर कर लेना। डिस्क्राइब हृदय रोग निदान पंचक एंड राइट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इन हृदय रोग विथ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्राइब अपास्मार इन डिटेल विथ निदान पंचक। राइट निदान पंचक ऑफ आमवात व्याधि एंड एक्सप्लेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ आमवात
according to Ayurveda and modern aspect. Write Hetu, Samprapti and Lakshan as per types of Gridhrasi, that is sciatica, and describe the clinical examination. Write Nidan Panchak of Jalodhar Vyadi, describe the clinical examination and ascites fluid laboratory examination. And last, describe Udar Vyadi in detail. ये हो गए LAQs के टॉपिक्स, जिसमें से आपके सारे LAQs इजीली कवर हो जाने चाहिए। मुझे पता है कि इतने क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिया तो इसी में से 3 से 4 SAQs भी आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा SAQ यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग टॉपिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। राइट संप्राप्ति एंड टाइप्स ऑफ मूत्रघात और मूत्रकृच्छ, differentiate मूत्रघात and मूत्रकृच्छ व्याधि, write संप्राप्ति, types and लक्षणs of अजीर्ण, differentiate diagnosis of शोथ, describe definition, types, संप्राप्ति and लक्षणs of शोथ, describe the हेतु and अवस्था of उदर व्याधि, differentiate between संधिगतवात and अस्थिमज्जागतवात, write a short note on संधिगतवात, differentiate between उन्माद and अपस्मार, differentiate between आमवात and संधिगतवात, write definition and classification of कृमि, explain difference among अनाहा, आदमान and आटो. Next है write short note on उपसर्गजन्य व्याधि, that is communicable disease, write causes, types and symptoms of अम्लपित्त, write a short note on अर्धित, explain त्रिविध परीक्षा in राजक्षमा व्याधि, differentiate अन्नद्रव्यशूल and परिणामशूल, explain Parkinson disease, and last question explain difference between अवबाहुक and विश्वाची. अब इन 19 क्वेश्चन में से पहले के 12 क्वेश्चंस आपको कोई भी हालत में प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो बचे हुए 7 क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इससे बाहर अगर आएगा भी तो मैक्सिमम एक SAQ आएगा, तो अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड विश अस द बेस्ट लक, क्योंकि 1 अगस्त से हमारे भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है फाइनल ईयर के। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।